दोस्तों, आज मैं एक घटना को याद करना चाहता हूं जो आपको ये सिद्ध कर देगी कि वर्तमान केंद्र सरकार का नेतृत्व भारत के संविधान को कितना सम्मान देता है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहा हूं। हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट में अमित शाह ने एक फेक इनकाउंटर मामले में आरोपी होने के अपने अनुभव को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास किया, देश के कानून में विश्वास को कायम रखा और सभी आरोपों से बरी होकर के विजयी हुए। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2005 में। सोहराबुद्दीन शेख, एक गैंगस्टर जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन और टेररिज्म के आरोप थे, अहमदाबाद के पास एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। 2010 में सीबीआई ने शाह को समन भेजा। अमित शाह राज्य के गृह मंत्री थे और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। शाह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्मिता प्रकाश के साथ बातचीत में अमित शाह ने बताया कि जांच में साबित हो गया था कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा था और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। ऐसा है कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है, कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह के आधार पर रिहा नहीं किया गया था, मामला खारिज कर दिया गया था। उन्हें 56वें दिन जमानत मिल गई। फिर भी जब वे जमानत पर थे तब भी उन्होंने तब तक किसी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली जब तक कि उनके खिलाफ लगे आरोप रद्द नहीं हो गए। कि मेरे पे आरोप लगा और जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। ये एक ऐसा कदम था जो उन्होंने खुद उठाया बिना किसी लीगल दबाव के। उन्होंने बताया कि उनका ये नैतिक दायित्व था, लेकिन ये इस्तीफा उनके लिए एक नए दौर की शुरुआत भी थी। शाह को 3 महीने जेल में बिताने पड़े और कहा जाता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें गुजरात में प्रवेश करने से रोक दिया। लेकिन बात कुछ और थी दोस्तों। शाह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जस्टिस आफ्ताब आलम ने जब उनकी बेल प्ली सुनने के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठित की तो उन्होंने कहा कि आप होम मिनिस्टर हैं तो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो इस पर अमित शाह की लॉयर ने यह सजेस्ट किया कि जब तक ये बेल प्ले डिसाइड नहीं होती तब तक अमित शाह गुजरात से बाहर रहेंगे और तभी अपनी स्वेच्छा से वो गुजरात के बाहर रहे। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। उन्होंने ये भी बताया कि आज तक भारतीय इतिहास में कोई भी बेल एप्लीकेशन 2 साल तक नहीं चली। बेल प्लीज लगभग 11 दिन में डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन आफ्ताब आलम की मेहरबानी से उन्हें 2 साल गुजरात से बाहर रहना पड़ा। अब इस सब के बावजूद भी उन्हें तड़ी पार का नाम मिला, एक ऐसा शब्द जो उनके क्रिटिक्स उनका मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शाह के सपोर्टर्स ने इसे संघर्ष का प्रतीक बना दिया। 2010 से 2012 तक शाह दिल्ली में रहकर अपनी राजनीतिक जिंदगी को नए सिरे से गढ़ रहे थे। ये वो समय था जब उन्होंने बीजेपी के लिए नेशनल लेवल पर काम शुरू किया। 2013 में जब वो अभी भी केस में उलझे हुए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश का बीजेपी इंचार्ज बनाया गया। यहां से शाह ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल चमक फिर से दिखाई और बूथ लेवल मैनेजमेंट, जातीय गठजोड़ और मोदी की रैलीज के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटों में सफलता दिलाई। ये जीत ना सिर्फ शाह के लिए बल्कि पूरे एनडीए के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी और उसने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। आखिरकार दिसंबर 2014 में मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शाह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और यह केस राजनीतिक रूप से प्रेरित था। शाह का कहना था कि कांग्रेस लेड यूपीए सरकार का उन्हें और मोदी को निशाना बनाने का एक षड्यंत्र था। इस सफलता के साथ शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनका तड़ी पार से चाणक्य तक का सफर पूरा हुआ। नमस्कार।